हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? प्लांट ब्रीडिंग 2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल्स, महत्वपूर्ण धान्य फसलों में आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन। तो सबसे पहले धान्य फसलें या सीरियल्स कौन कौन सी हैं आपके सिलेबस में वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले गेहूं या व्हीट है, दूसरा है जौ या बार्ले, तीसरा है धान या राइस, उसके बाद है मक्का या मेज़, उसके बाद है बाजरा जिसको पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, और फिर है ज्वार या सोरगम। तो इन सभी सीरियल क्रॉप्स का जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन है वो हम लोग इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन या फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स या कौन कौन से चरण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 किया था सीड टेक्नोलॉजी का, उसमें हमने आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन यानी फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की सामान्य विधि प्रदर्शित की थी। ठीक है, जो जनरल प्रोसीजर है वो हमने शो किया था। तो जितनी भी धान्य फसलें हैं या सीरियल्स हैं उन सभी के लिए जो सभी चरण या स्टेप्स होते हैं फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के वो समान रहते हैं। ठीक है, और वो कौन से स्टेप्स रहेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो हमने शो किए थे। परंतु कुछ चरण या स्टेप्स ऐसे हैं जो परिवर्तित या चेंज होते हैं धान्य फसलों के अंदर यानी अलग अलग सीरियल क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, तो वही हम इस लेक्चर के अंदर प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इनको एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। तो अलग अलग जो धान्य फसलें हैं या सीरियल्स हैं उनके अंदर पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन का जो परसेंटेज या प्रतिशत है वो परिवर्तित होता रहता है और इसी के आधार पर इनमें पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टेबल से या सारणी से देख सकते हैं। तो एक तरफ फसल दी गई है, उसके बाद कौन सा पॉलिनेशन या परागण होता है उसके अंदर, और फिर पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस है। एफएस का मतलब यहाँ पे है फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज, और सीएस का मतलब यहाँ पे है सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणीकृत बीज। तो सबसे पहले गेहूं की बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसल है, तो इसलिए इनमें फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए दोनों के लिए ही 3 मीटर का जो आइसोलेशन या पृथक्करण है वो रखा जाता है। जौ या बार्ले की बात करें तो ये भी स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें भी फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन दोनों के लिए 3 मीटर का आइसोलेशन या पृथक्करण रखा जाता है। धान की बात करें तो ये भी स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें भी फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 3 मीटर का आइसोलेशन जो है वो रखा जाता है। ज्वार या सोरगम की बात करें तो वैसे तो ये स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है या पर परागण है उसका प्रतिशत कुछ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस बढ़ जाती है। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए इसमें 200 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए इसमें 100 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है। उसके बाद मक्का की बात करते हैं, मेज की, तो इसमें पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी की बात करें
तो 400 मीटर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है और 200 मीटर जो है इसमें सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बाजरा की बात करें तो ये भी पर परागित या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इसमें पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 200 मीटर का आइसोलेशन जो है वो रखा जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। गेहूं या वीट के अंदर अगर हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें लूज स्मट रोग जो है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिससे उपज या यील्ड जो है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा जो गुणवत्ता है गेहूं के बीज की वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए लूज स्मट रोग या डिजीज जो है इससे प्रोटेक्शन या बचाव करना जरूरी होता है और इसके लिए हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी को बढ़ा देते हैं। कितना कर देते हैं? 150 मीटर पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। उसी तरह से ज्वार की बात कर लेते हैं। तो ज्वार में एक वीड होती है या एक खरपतवार होती है जॉनसन ग्रास। ठीक है, जॉनसन ग्रास जो है उसके खेत से या उसके फील्ड से 400 मीटर पृथक्करण दूरी यानी कि आइसोलेशन डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है। 400 मीटर या 400 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है। ठीक है, जॉनसन ग्रास से बचाव के लिए। उसके बाद दूसरा है बुआई या सोइंग की बात कर लेते हैं। तो धान्य फसलें जो हैं या जो सीरियल्स होती हैं उनमें से कुछ तो रबी फसलें होती हैं, है ना, रबी क्रॉप्स होती हैं, कुछ खरीफ फसलें होती हैं, खरीफ क्रॉप्स। तो उसके अनुसार जो बुआई का समय है यानी कि सोइंग टाइम जो है और बीज दर यानी कि सीड रेट जो है वो फसल के प्रकार के अनुसार यानी टाइप ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है या परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर या सारणी के अंदर आप देख सकते हो एक तरफ फसल दी हुई है, दूसरी तरफ बुआई का समय या सोइंग टाइम है और फिर सीड रेट या बीज दर है। गेहूं की बात कर लेते हैं। तो इसकी बुआई का समय क्या है भाई? नवंबर। तो गेहूं रबी क्रॉप है तो नवंबर के अंदर इसकी सोइंग की जाती है और बीज दर 60 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। जौ या बारले की बात करें तो इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, और ये भी क्या है? रबी क्रॉप है। तो बीज दर इसमें 60 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। धान की बात करें तो मई से अगस्त के बीच, मई टू अगस्त, तो इसका मतलब धान क्या है? अभी खरीफ क्रॉप है तो मई से अगस्त के मध्य इसकी बुआई या सोइंग का टाइम रहता है और बीज दर इसमें परिवर्तनशील या वेरिएबल होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद ज्वार या सोरगम की बात कर लें तो इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई के मंथ में की जाती है और इसका मतलब ये खरीफ क्रॉप है। और बीज दर या सीड रेट की बात कर लेते हैं। 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर जो है इसमें बीज दर रखी जाती है। मक्का या मेज़ की बात कर लेते हैं तो इसकी जो बुआई है वो जून के मंथ में की जाती है तो इसका मतलब ये भी क्या है? खरीफ क्रॉप है और इसमें बीज दर 16 से 18 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। बाजरा की बात कर लेते हैं तो बाजरा की बुआई जुलाई में की जाती है तो इसका मतलब ये भी एक खरीफ क्रॉप है और इसमें बीज दर या सीड रेट 3 से लेके 3.5 केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो रखी जाती है। उसके बाद धान की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया था कि धान में जो सीड रेट है या बीज दर है वो परिवर्तित होती है, वेरिएबल होती है। तो किस तरह से वेरिएबल होती है? तो धान के अंदर जो बुआई की विधियां हैं या सोइंग मेथड्स हैं राइस के अंदर, वो दो प्रकार की होती हैं या दो विधियों का या दो मेथड्स का यूज हम लोग करते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष बिजाई या डायरेक्ट सीडिंग इसको बोल देते हैं और दूसरा है रोपण विधि या ट्रांसप्लांटिंग मेथड। प्रत्यक्ष बिजाई या डायरेक्ट सीडिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले खेत को तैयार कर लिया जाता है ना, फील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं, पहले इरिगेशन देते हैं और फिर उचित नमी अवस्था में उसकी प्लॉइंग की जाती है, प्लॉइंग के बाद उसकी लेवलिंग की जाती है लेवलर की हेल्प से। ठीक है, और फिर उचित नमी अवस्था के अंदर सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करते हुए पंक्तियों के अंदर या रोज के अंदर सोइंग या बुआई जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इसमें बीज दर जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। हमें कितनी रखनी पड़ती है? 60 केजी प्रति हेक्टेयर जो बीज दर या सीड रेट है वो इसमें रखी जाती है इस मेथड के अंदर। दूसरा है रोपण विधि या ट्रांसप्लांटिंग मेथड। तो इसमें बीज दर कम रहती है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अभी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। जैसे हम लोग प्याज है ना, तो प्याज की सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं, बीजों को उगाकर एक क्यारी के अंदर। ठीक है, और उसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फिर उन नर्सरी के अंदर जो छोटे प्लांटलेट्स या पौधे होते हैं, पौध होती है, उसको एक एक करके हम लोग दूसरे फील्ड के अंदर उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या रोपण करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल प्याज वाली जो विधि है वो धान के अंदर उपयोग की जाती है। तो इसमें पहले नर्सरी को तैयार कर लिया जाता है और फिर 1 महीने के पश्चात यानी कि जब नर्सरी के अंदर जो पौध है वो 1 महीने की हो जाती है तो उसके पश्चात फिर मुख्य खेत में
जो मेन फील्ड होता है जहाँ से हम लोग राइस या धान की क्रॉप लेना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर पानी को भर लेते हैं। ठीक है, यानी फ्लड या बाढ़ हम लोग उस खेत के अंदर ला देते हैं और फिर उसमें पौधों का जो रोपण है या प्लांट्स का जो ट्रांसप्लांटिंग है वो की जाती है। इसमें बीज दर जो है वो कम होती है, मैंने बताया अभी आपको, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट या बीज दर जो है इसमें रखी जाती है। उसके बाद उर्वरक या फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं। तो अलग अलग फसलें जो हैं या धान्य फसलें या सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं उनमें डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या विभिन्न उर्वरक जो होते हैं उनकी अलग अलग मात्राएं आवश्यक होती हैं, है ना, डिफरेंट उनकी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक तरफ फसल दे रखा है, उसके बाद फिर तीन मेन उर्वरक या फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। इसके अलावा कोई अदर भी हो सकता है, अलग अलग क्रॉप्स के अंदर है वो। गेहूं की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन 120 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए, फॉस्फोरस 60 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटाश 40 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा यूरिया जो है वो हम लोग इसके अंदर डालते हैं। जौ की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटाश जो है वो फॉस्फोरस जो है वो 30 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटाश जो है वो 20 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग डालते हैं। धान की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन 60 केजी प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 40 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटाश 30 केजी प्रति हेक्टेयर डालते हैं। इसके अलावा अगर जिंक की कमी है फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर, तो जिंक सल्फेट 15 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग डालते हैं। ज्वार की बात कर लेते हैं, सोरगम की, तो इसके अंदर 100 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए इसको, 60 केजी प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस चाहिए और 40 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें पोटाश की आवश्यकता होती है। मक्का या मेज़ की बात कर लेते हैं तो 120 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें नाइट्रोजन देनी पड़ती है और फॉस्फोरस 65 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें फॉस्फोरस और 40 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें पोटाश देनी पड़ती है। इसके अलावा जिंक की अगर कमी है तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें देना पड़ता है। इसके अलावा बाजरा की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन इसमें चाहिए 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस इसमें चाहिए 50 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटाश इसमें चाहिए 50 केजी प्रति हेक्टेयर। अब ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जो हम लोग दे रहे हैं ये कौन से टाइम पर देते हैं, तो लगभग सभी फसलों के अंदर ये जो विधि है वो समान रहती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, ठीक है, और फॉस्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा कब दी जाती है, बुआई के समय, यानी कि जब सोइंग करते हैं हम लोग उस टाइम खेत में डाली जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो हमने बुआई के टाइम पर ही दे दी। नाइट्रोजन की बची हुई जो आधी मात्रा है वो फ्लावरिंग के टाइम पर या पुष्पन के समय फसल को दी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 2 बार फसल को दी जाती है, एक तो बुआई के टाइम पर और दूसरा फ्लावरिंग के टाइम पर, जबकि फॉस्फोरस और पोटाश केवल एक ही बार हमें फसल को देना है। और कब देना है, बुआई के समय यानी सोइंग के टाइम पर। उसके बाद सिंचाई या इरिगेशन की बात कर लेते हैं तो अलग अलग जो सीरियल क्रॉप्स हैं या धान्य फसलें हैं उनमें इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है या सिंचाई की जो आवश्यकता है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे एक तरफ फसल दे रखा है और दूसरी तरफ सिंचाइयों की संख्या या नंबर ऑफ इरिगेशंस। वीट की बात कर लेते हैं, गेहूं के अंदर 5 से 6 सिंचाइयां जो हैं वो इसको चाहिए होती हैं अलग अलग टाइम पर। जौ या बार्ले की बात करें तो इसमें 2 से 3 सिंचाइयां जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, आवश्यक होती हैं। धान की बात कर लेते हैं तो इसमें जल भराव यानी वाटर लॉगिंग जो कंडीशन है वो हमें रखनी पड़ती है, तो इसमें 3 से 5 सेंटीमीटर जो जल है वो हमें फील्ड के अंदर भर के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये धान की रिक्वायरमेंट होती है। ज्वार या सोरगम की बात कर लेते हैं तो 3 से 4 सिंचाइयां जो है इसके लिए आवश्यक होती हैं। मक्का की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 हल्की सिंचाइयां या शैलो इरिगेशन जो है वो हमें मक्का की फसल को देनी पड़ती हैं अलग अलग टाइम पर। और बाजरा की बात कर लेते हैं तो इसमें 1 से 2 सिंचाइयां ही इसके लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिंचाइयों की आवश्यकता है वो परिवर्तित होती रहती है एक फसल से दूसरी फसल में। उसके बाद पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर या भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला है खरपतवार नियंत्रण या वीड का कंट्रोल हम लोग किस प्रकार से करेंगे। दूसरा है रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे। तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर जो वीड्स या खरपतवारें उगती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो उनका नियंत्रण या कंट्रोल भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। उसी तरह से जो रोग होते हैं वो अलग अलग फसलों के अलग अलग रोग रहते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, तो इनका जो नियंत्रण है वो भी हमें अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। उसी तरह से जो कीट
क्षति है या इंसेक्ट डैमेज है वो भी अलग अलग क्रॉप्स में चेंज होता रहता है, इसलिए उनका कंट्रोल या नियंत्रण भी अलग अलग रहता है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक तरफ फसल या क्रॉप दे रखी है, दूसरी तरफ खरपतवार नाशी या वीडिसाइड हमें दे रखा है, और तीसरी तरफ मात्रा या डोज हमें कितनी लेनी है इसकी वो दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले गेहूं या वीट की बात कर लेते हैं। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग 2,4-D का यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए 0.5 किलोग्राम प्रति 750 लीटर जो मात्रा है इसकी हमें यूज़ करनी है 1 हेक्टेयर के लिए। उसके अलावा आइसोप्रोटुरोन जो है ये भी वीट या गेहूं के लिए वीड कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1 किलोग्राम प्रति 750 लीटर वाटर में डिजोल्व करके हमें 1 हेक्टेयर पर छिड़काव करना है उसका। इसके अलावा जौ या बार्ले की बात करें तो इसमें 2,4-D का यूज़ किया जाता है, 1 किलोग्राम प्रति 750 लीटर जो वाटर है उसमें डिजोल्व करके इसका छिड़काव करते हैं। धान या राइस की बात कर लेते हैं तो इसमें स्टैम F34 का यूज़ किया जाता है, जिसमें 1 लीटर जो स्टैम F34 है उसको 1000 लीटर वाटर में डिजोल्व करके और उसका छिड़काव किया जाता है। ज्वार या सोरगम की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर एट्राजिन का यूज़ किया जाता है, 1 किलोग्राम प्रति 750 लीटर वाटर में डिजोल्व करके और उसका छिड़काव किया जाता है। मक्का की बात कर लेते हैं, मेज़ के अंदर टेफाजिन का यूज़ किया जाता है खरपतवारनाशी के रूप में, और इसका टेफाजिन हम लोग यूज़ करते हैं 1.5 to 3 kg प्रति 1900 लीटर जो वाटर है उसमें डिजोल्व करके इसका छिड़काव किया जाता है। बाजरा की बात कर लेते हैं तो उसमें एट्राजिन यूज़ किया जाता है, 1 किलोग्राम प्रति 750 लीटर जो वाटर है उसमें डिजोल्व करके एट्राजिन का छिड़काव हम लोग करते हैं बाजरा की फसल के ऊपर। उसके बाद दूसरा आता है रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल। तो एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ कौन सा रोग या डिजीज होगी, और उसके बाद दे रखा है इसका नियंत्रण या कंट्रोल। तो गेहूं की फसल की बात कर लेते हैं तो इसमें ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं गेहूं की फसल को। तो इनके नियंत्रण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिनेब और जिनेब का, तो इसका छिड़काव जो है वो गेहूं पर किया जाता है। इसके अलावा जौ या बार्ली की बात करें तो इसमें भी ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लाइट जो है यही सेम डिजीज़ हैं गेहूं की तरह ही, और इसमें भी मिनेब और जिनेब का जो छिड़काव है वो किया जाता है। धान या राइस की बात करें तो इसमें खैरा डिजीज़ का प्रभाव रहता है, तो इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट प्लस लाइम वाटर का छिड़काव किया जाता है। ब्लास्ट डिजीज़ जो है इसके कंट्रोल के लिए धान में हाइनोसन का छिड़काव किया जाता है। ब्राउन स्पॉट जो है ये भी धान में काफ़ी प्रभाव डालता है रोग जो है, इसके नियंत्रण के लिए एग्रोसन जीएन का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद ज्वार या सोरगम की बात करें तो इसके अंदर सुगरी डिजीज़ आती है एक, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ज्वार की फसल को। तो इसके नियंत्रण के लिए जिराम और सेविन जो है इसका स्प्रे जो है वो किया जाता है। उसके बाद लीफ स्पॉट जो है ज्वार के अंदर, इसके कंट्रोल के लिए जिनेब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मक्का की फसल की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर कई तरह के रोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कर्नल रॉट और सीडलिंग ब्लाइट, इन दोनों के नियंत्रण के लिए कार्बोक्सिन का छिड़काव किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू की बात कर लेते हैं तो इसके नियंत्रण के लिए मिनेब प्लस जिंक सल्फेट का यूज़ किया जाता है। स्टॉक रोट जो है इसके नियंत्रण के लिए कैप्टान एफ, ब्लीचिंग पाउडर बी जो है इनका यूज़ किया जाता है। लीफ ब्लाइट जो है इसके नियंत्रण के लिए जिनेब का छिड़काव किया जाता है, और ब्राउन स्ट्राइप जो है इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो मिक्सचर का छिड़काव जो है वो किया जाता है, जिसमें 50 भाग तो जल होता है, 4 भाग कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता भी बोल देते हैं, और 4 भाग जो है वो लाइम वाटर यानी चूने का जो पानी है वो यूज़ किया जाता है। बाजरा की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो मुख्य डिजीज़ हैं वो हैं ग्रीनियर डिजीज़, स्मट डिजीज़ और अर्गट डिजीज़। इनके नियंत्रण के लिए Z78 यानी जिनेब का जो छिड़काव है वो किया जाता है। उसके बाद कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे। तो एक तरफ फसल दे रखी है, दूसरी तरफ पेस्ट या पीड़क है कौन सा, है ना, और उसके बाद नियंत्रण किस प्रकार से या कंट्रोल किस प्रकार से करना है वो दे रखा है। फसल या क्रॉप की बात कर लेते हैं तो गेहूं की बात करें तो गेहूं या वीट के अंदर इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए हम लोग थायोडान का स्प्रे करते हैं। इसके अलावा रैट या चूहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गेहूं की फसल में रहता है, तो इनके नियंत्रण के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो गोलियां होती हैं या टैबलेट्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। जौ या बार्ले के अंदर सेम प्रॉब्लम रहती है गेहूं की तरह, इसमें भी इंसेक्ट्स एंड रैट जो है उनका अटैक या संक्रमण जो है वो हो सकता है। इनसे बचाव के लिए वही थायोडाइन और थायोडान का स्प्रे करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, और रैट के लिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का जो गोलियां हैं या टेबलेट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। धान की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर कई तरह के इंसेक्ट्स हैं, जैसे गुंदी बग जो है वो डैमेज करता है धान की क्रॉप को, तो इसके नियंत्रण के लिए वीड कंट्रोल यानी वीडिंग कर लेते हैं, निराई गुड़ाई जिसको बोलते हैं, होइंग बोलते हैं ना। इसके अलावा BHC
बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्टेम बोरर की बात कर लेते हैं धान में, तो इसके नियंत्रण के लिए BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है। प्लांट हॉपर जो है इसके नियंत्रण के लिए पैराथियोन और सेविन जो है इसका छिड़काव या स्प्रे जो है वो किया जाता है। उसके बाद ज्वार या सोरगम की बात कर लेते हैं, तो इसमें शूट फ्लाई जो है वो डैमेज करती है ज्वार की फसल को, तो इसके नियंत्रण के लिए थिमेट का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। स्टेम बोरर की बात कर लेते हैं, तो ज्वार में स्टेम बोरर के लिए थायोडान और सेवन जो है उसका स्प्रे किया जाता है। ईयर हेड बग्स, इनके नियंत्रण के लिए ज्वार में BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है उसका स्प्रे किया जाता है। उसके बाद मक्का या मेज की बात कर लेते हैं, तो इसमें स्टेम बोरर जो है उसके नियंत्रण के लिए, या स्टेम बोरर जो है वो काफ़ी डैमेज करता है मक्का की फसल को, इसके नियंत्रण के लिए थायोडान और सेविन जो है उसका स्प्रे जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अदर पेस्ट्स भी हो सकते हैं मक्का की फसल के अंदर, तो उसके लिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। बाजरा की फसल की बात कर लेते हैं, तो उसमें टर्माइट्स जो हैं या दीमक जो है उसका काफ़ी प्रकोप रहता है, तो दीमक के नियंत्रण के लिए BHC का यूज़ किया जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। शूट फ्लाई जो है वो भी डैमेज कर सकती है बाजरा की फसल को, तो इसके नियंत्रण के लिए थिमेट का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। स्टेम बोरर जो है वो भी बाजरा की फसल को डैमेज कर सकता है अभी, तो इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस जो है उसका यूज़ जो है वो किया जा सकता है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।